स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर, लेकिन शुरुआत सुर्खियों के साथ। कोरोना के मद्देनजर संसद के बजट सत्र के दौरान खास व्यवस्था। 2 फरवरी से सुबह राज्यसभा और शाम 4 बजे से होगी लोकसभा की कार्यवाही। 241 दिन बाद देश में कोविड के सर्वाधिक 22.5 लाख सक्रिय मामले। पिछले 24 घंटे में मिले 3,06,000 नए मरीज। पंजाब में 65 सीट पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 37 और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त को 15 सीटें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया स्थिरता और सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का कैंपेनिंग थीम और सॉन्ग लॉन्च। आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाएं युवा पीढ़ी। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, कुछ नया करने की हिम्मत और हौसला ही आज भारत की पहचान। यूक्रेन संकट को देखते हुए नाटो कर रहा है पूर्वी यूरोप में अतिरिक्त बलों की तैनाती। भेज रहा है वॉरशिप और लड़ाकू विमान। रूस ने बताया तनाव बढ़ाने की कोशिश। अमेरिका का यूक्रेन दूतावास से कर्मचारियों के परिजनों को लौटने का निर्देश। बिकवाली और वैश्विक कारणों के चलते शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 1,546 अंक और निफ्टी 568 अंक लुढ़का। यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी गिरावट। देश में कोविड के सक्रिय मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 22.5 लाख जो संख्या है वो अब हो गई है, जो 241 दिन में सर्वाधिक है। देश में एक दिन में कोविड के 3,06,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो 2,43,000 से अधिक रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। देश में अभी 22,49,000 से अधिक लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 5.69% है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 62,130 की वृद्धि दर्ज की गई। देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर घटकर 93.07% हो गई है। संक्रमण की दैनिक दर 20.75% और साप्ताहिक दर 17.03% दर्ज की गई। वहीं CSIR CDRI के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए ओम नाम से एक स्वदेशी RT-PCR किट विकसित की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए पूरी दुनिया में उपलब्ध कुछ गिनी चुनी किट्स में से ये एक खास किट है। ये किट जीनोम सीक्वेंसिंग की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुरंत और कम कीमत में प्रभावी जांच उपलब्ध कराएगी। ये किट फरवरी के मध्य तक इंडिकोव ओम नाम से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 162 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 27 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में 81,80,000 से अधिक प्रिकॉशन खुराक दी जा चुकी है। देश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 19 लाख से अधिक पहली डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य कर्मियों को 27 लाख से अधिक प्रिकॉशन खुराक और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को 26,87,000 से अधिक प्रिकॉशन डोज दी गई। कल देश भर में 27 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं।
और चलिए अब बुलेटिन में बात करते हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खास खबरों की। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। आज दिल्ली में इसकी औपचारिक घोषणा की गई। समझौते के तहत बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 37 और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी संयुक्त अकाली दल ढींढसा 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की घोषणा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब बॉर्डर पर स्थित राज्य है। देश की सुरक्षा के लिए पंजाब में स्थिर और मजबूत सरकार बनना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आज जमीन माफिया, रेत माफिया, ड्रग माफिया प्रदेश को खोखला कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी गठबंधन माफिया राज को खत्म करने का प्रयास करेगी। गठबंधन की औपचारिक घोषणा से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और एसएस ढींढसा की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींढसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही माध्यम हम नहीं मान रहे इसको। यह कोई सरकार बदलना ही इसका उद्देश्य नहीं है। यह चुनाव आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए और पंजाब को स्टेबिलिटी देने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। 27 जनवरी को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के साथ गोवा और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम जारी है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब के एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत और अन्य का नाम प्रचारकों की सूची में शामिल है। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक सुभाष राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें आज दिल्ली में पार्टी कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तराखंड कांग्रेस की चुनावी कैंपेन और गीत चार धाम चार काम को लॉन्च किया। इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी उपस्थित रहे। पंजाब में आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मजीठिया में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और पार्टी के लिए वोट की अपील की।
आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर अवैध रेत खनन रैकेट के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि रैकेट कथित तौर पर पंजाब के सीएम चन्नी की देखरेख में चलाए जा रहे हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने ड्रग्स मामले में मजीठिया को सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया है। मणिपुर चुनाव से पहले नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। एनपीपी मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी पार्टियों में से एक है। कोविड को लेकर चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देश के बाद गोवा सरकार ने चुनाव प्रचार में कुछ राहत दी है। डोर टू डोर कैंपेन के लिए अब 5 की जगह 10 लोगों को अनुमति दी गई है। साथ ही हॉल की 50% क्षमता या 300 लोग के साथ इंडोर कैंपेन की अनुमति दी गई है। तो ये थी चुनावी खबरें और अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत कुछ नया करने से पीछे नहीं रहता। यही हिम्मत और हौसला आज भारत की पहचान है। 2021 और 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व होता है जब वो ये देखते हैं कि भारत के युवा नवाचार कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अपने अतीत पर गर्व करने और उससे ऊर्जा लेने का समय है। ये समय वर्तमान के संकल्पों को पूरा करने का है, भविष्य के लिए नए सपने देखने और नए लक्ष्य निर्धारित करने का है। उन पर आगे बढ़ने का समय है। प्रधानमंत्री ने सभी से भारत को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए मदद का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व युवा कर रहे हैं और ये देश को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। आपकी पीढ़ी और आपके लिए है। अगले 25 सालों में देश जिस ऊंचाई पर होगा, देश का जो सामर्थ्य बढ़ेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी युवा पीढ़ी की है। आप लोग ही हैं जो इन सब बदलावों से खुद को जोड़कर देखते हैं, इन सब के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत भी की। उन्होंने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के जरिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया और प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए की राशि उनके खाते में डिजिटल ट्रांसफर की गई। और अब नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर। बिहार के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर मुलाकात की। विजय कुमार सिन्हा ने ओम बिरला को बिहार आने का निमंत्रण दिया। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज सीजीएचएस की उन्नत वेबसाइट और माई सीजीएचएस ऐप को लॉन्च किया। इसका फायदा सीजीएचएस से जुड़े 40 लाख लोगों को होगा। सीजीएचएस से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलता है।
असम सरकार ने टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया। साथ ही टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन सहित 19 लोगों को असम वैभव से सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास में आयोजित समारोह में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आगंतुक पुस्तिका में अनिल बैजल ने लिखा कि राष्ट्रीय समर स्मारक वास्तव में एक ऋणी राष्ट्र की ओर से सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए एक उचित श्रद्धांजलि है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। शरद पवार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील की। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद 12वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को 31 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है। इससे पहले स्कूलों को 22 जनवरी तक बंद किया गया था। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने की घोषणा की गई है। और वहीं महाराष्ट्र में पहली से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। हालांकि स्कूल आने के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन चल रही हैं। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। दिल्ली की अदालत ने 2019 में CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में JNU के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ राजद्रोह का अभियोग तय किया है। अभियोजन पक्ष ने ये दावा किया है कि शर्जील इमाम के बयान से हिंसक दंगे हुए। शर्जील जनवरी 2020 से ही न्यायिक हिरासत में है। कश्मीर के अधिकतर इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। डोडा में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई है। घाटी के कई इलाके विशेषकर दक्षिणी कश्मीर में हिमपात हुआ है। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश के बाद आज घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम रही। बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये थी राज्यों से जुड़ी प्रमुख खबरें। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा, कोविड और यूक्रेन संकट समेत कई कारणों से आज शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बाद क्लोजिंग हुई। आज जहां सेंसेक्स करीब 1546 अंक की गिरावट के साथ 57,491 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 468 अंक की गिरावट के साथ 17,149 अंक के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने से भी बाजार धारणा पर असर पड़ा है। बाजार में शुरुआत गिरावट के साथ हुई और दोपहर के कारोबार में बिकवाली और तेज हो गई। टाटा स्टील, विप्रो, टेक महिंद्रा, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HCL टेक नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों की बात करें तो यहां के कारोबार में भी गिरावट का रुख रहा। भारत और इजरायल ने अपने राजनयिक संबंधों के 3 दशक पूरा होने पर एक संयुक्त प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो जारी किया है। इस लोगो में भारत के अशोक चक्र
और इजरायल के स्टार ऑफ डेविड को शामिल किया गया है। इस लोगो को इजरायल में भारत के राजदूत संजीव श्रृंगला और भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने संयुक्त रूप से जारी किया। भारत और इजरायल के बीच जनवरी 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। इधर नाटो यूक्रेन के पास रूसी सेना की तैनाती के बीच पूर्वी यूरोप में अतिरिक्त जहाज और लड़ाकू विमान भेज रहा है। वहीं बढ़ते हुए यूक्रेन संकट को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावास में काम कर रहे सभी अमेरिकी कर्मियों के परिवारों को राजधानी कीव छोड़ने का आदेश दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि कीव स्थित दूतावास खुला रहेगा। कीव स्थित अमेरिकी दूतावास के कर्मियों के आश्रितों को परामर्श दिया गया है कि उन्हें यूक्रेन छोड़ देना चाहिए। उसने ये भी कहा है कि दूतावास में कार्यरत गैर जरूरी कर्मी सरकारी खर्चे पर देश छोड़कर आ सकते हैं। अमेरिका सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब यूक्रेन की सीमा पर रूस की सैन्य मौजूदगी बढ़ने के कारण तनाव बढ़ गया है। उधर नाटो ने कहा है कि वो बाल्टिक सागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। 30 देशों के सैन्य संगठन के कई सदस्यों ने अपने सैनिक और साजो सामान भेजे हैं। वहीं रूस ने कहा है कि नाटो के इस कदम से यूक्रेन में तनाव बढ़ेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तनाव कम करने के लिए शुक्रवार को वार्ता की थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उधर चीन और ताइवान के बीच भी तनाव जारी है। चीन ने 39 लड़ाकू विमानों को ताइवान की ओर भेजा है। चीन की ओर से इस साल ताइवान की ओर भेजा गया लड़ाकू विमानों का ये सबसे बड़ा जत्था है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि चीन ने 24 J-16 लड़ाकू विमान और 10 J-10 विमान, सहायक विमान और इलेक्ट्रॉनिक लड़ाकू विमान भेजे हैं। ताइवान की वायुसेना ने इस गतिविधि का पता चलने पर अपने विमान भी फौरन रवाना किए और वायु रक्षा रडार प्रणाली से चीन के विमानों पर नजर रखी। इससे पहले चीन के सर्वाधिक 56 विमानों ने पिछले साल अक्टूबर में ताइवान की ओर उड़ान भरी थी। और आज उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस है। 1950 में आज ही के दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी और प्रदेश के विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते रहने की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और राजनीति में उत्तर प्रदेश के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों ने प्रभावशाली योगदान दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश इतिहास, अध्यात्म, साहित्य और संस्कृति की धरती है। राष्ट्रीय जीवन में राज्य के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी कामना है कि यह प्रदेश प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्षों में हर एक क्षेत्र में विकास का मानदंड स्थापित किया है। इससे राज्य के लोगों का जीवन आसान होने के साथ ही नए अवसरों का भी निर्माण हुआ है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का बहुआयामी विकास न्यू इंडिया में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि इतिहास में उत्तर प्रदेश का सदैव से विशिष्ट महत्व रहा है। अध्यात्म, परंपरा, संस्कृति का ये पावन धरा प्रेरणा का केंद्र है। स्वाधीनता आंदोलन और आजादी के बाद देश की उन्नति में भी प्रदेश का अग्रणी योगदान है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश और यहां के नागरिकों की समृद्धि की कामना। और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मकसद देश की लड़कियों को हर प्रकार की सहायता और अवसर प्रदान करना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बालिका दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हर परिवार, हर समुदाय से आग्रह करता हूं कि बेटियों की सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा को सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्हें बराबरी के अवसर उपलब्ध कराएं, उनकी क्षमताओं को निखरने का मौका दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने
और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को और मजबूत करने का अवसर है। यह विभिन्न क्षेत्रों में बालिकाओं की अनुकरणीय उपलब्धियों का जश्न मनाने का भी दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की ओर से शुरू की गई हर विकास पहल में बालिकाओं को सशक्त बनाने और नारी शक्ति को मजबूत करने को अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। हमारा ध्यान बालिकाओं की गरिमा के साथ साथ अवसरों को सुनिश्चित करने पर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि बेटियां हमारा अभिमान हैं। बेटियों ने वैश्विक पटल पर सदैव परिवार, समाज, देश का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम बेटियों के अधिकारों के संरक्षण, उनकी उत्तम शिक्षा व स्वास्थ्य और उनके सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं। गणतंत्र दिवस पर भारतीय नौसेना की धुन के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।